नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी की काफ़ी समय से मांग थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने 250 प्लस नंबर कैसे प्राप्त किए, या आपने जो है 179 जो रैंक है 179 वो कैसे प्राप्त की है, आप उसके बारे में कुछ वीडियो बना के बताओ। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि मैंने कैसे जो है ये रैंक प्राप्त की है और कैसे मैंने जो है टॉप 10 में रैंक क्यों नहीं आई थी। ठीक है, टॉप 10 में जो है क्या कमी रह गई थी, किस वजह से टॉप 10 में नहीं आई, किस कारण से एक 179 ही रैंक आई थी। तो उन सभी बातों पे जो चर्चा करेंगे, टॉप के लिए क्या करना पड़ेगा और जो है किस तरीके से नंबर बढ़ाए जा सकते थे, या फिर मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, मेरी स्ट्रेटेजी पर वो हम बात करेंगे आज। तो देखो, कुल मिला के यदि हम किसी के एजुकेशन की बात करें, किसी के यदि सिलेक्शन की बात करें, टॉपर है या फिर कोई रैंक की बात करें, तो सबसे पहले यही जो है बात पूछी जाती है कि आपका बैकग्राउंड क्या था। और सबसे ज़्यादा जो है मैं भी आपको यही बताऊंगा कि अपना जो बैकग्राउंड है वो क्या था। क्योंकि जब भी मेरे पास में किसी स्टूडेंट्स का मैसेज वगैरह आता है कि सर मैं इस इसकी तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं या इसकी तैयारी करूँ इसकी तैयारी करूँ, मैं इस धर्म संकट में हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने जो है कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन को लेकर के बैकग्राउंड क्या, सारी चीज़ें मैं पहले उनसे पूछता हूँ, सब सुनता हूँ तसल्ली से, फिर ही उनको आगे सलाह देता हूँ। तो वही बात मेरे लिए है, क्योंकि जो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड है वो इसके लिए जो है आपके काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है आपके मैथ्स साइंस से रहा है। मैंने जो है 12वीं जो है आपके पीसीएम से की है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो मेरा सब्जेक्ट था वो था। उसके बाद में मैंने आपके बीएससी की है। हालांकि मैंने आपके आरपीटी वगैरह वो होता था, आरपीटी वगैरह दिया था। मैं जो है आपके इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे को कोटा मिली थी, लेकिन जो है मुझे 12th में मैंने डिसाइड किया था सिविल सर्विसेज का, इस चक्कर में जो है मैंने वहाँ पर वो आप की नहीं थी इंजीनियरिंग। उसके बाद में मैंने बीएससी की थी, और बीएससी भी जो है एक अच्छी टॉप प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर मैंने बीएससी भी की थी। रेगुलर वहाँ पर जो है कॉलेज जाना होता था, और ऐसे नहीं था कि साल में 4 दिन एग्ज़ाम देने जाओ। हमें रेगुलर कॉलेज जाना होता था। हर मंथ जो है आपके टेस्ट होता था, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आपके जो है वापस फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, फिर आपके सेकंड सेमेस्टर, ऐसे सेमेस्टर बेस्ड है वो मैंने बीएससी की है। और बीएससी एक जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन है उसमें आपके बीएससी की है। तो बीएससी के करने के बाद में हम जो है पास आउट हुए, और पास आउट होने के बाद में हमने बीएड की, और बीएड के साथ में कोटा ओपन से एमएससी ज्योग्राफी की। उसके बाद में जो है हमें इग्नू से आपके पॉलिटी में एमए की थी, और उसके बाद में आपके गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से आपके हिस्ट्री में एमए की है। और वर्तमान में जो है आप मेरे आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए चल रही है। यानी कुल मिला के एजुकेशन की यदि हम बात करें तो बीएससी, बीएड, और उसके बाद में चौथी एमए हो चल रही है, यानी 4 एमए हो चुकी है, 4 बार पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हो चुकी है। और रहा बात प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर का, प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव का, तो देखो प्रतियोगी परीक्षाओं का यदि अनुभव की बात करें तो जैसे ही अपन बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए, और हमें भाई लगा कि आरएस की तैयारी है वो करनी चाहिए, तो हमने सबसे पहले जो है उस समय और कुछ जानते नहीं थे। और आज से अब मान लो कि जो है 7 8 9 साल पहले यहाँ पर इतना जो है आपके संसाधन भी नहीं होते थे, इतनी आपकी कोचिंग संस्थान भी नहीं थी। अब तो ऑनलाइन आ गया सारा सिस्टम। तो उस समय घूम फिर के जो है आपके आसपास इतनी कोचिंगें थी, तो हमने जो है जोधपुर की एक प्रसिद्ध कोचिंग है वहाँ पर जो है हमने एडमिशन लिया था। बीएससी के साथ साथ में, बीएससी जोधपुर से ही की थी, तो बीएससी के साथ में वहाँ पर एडमिशन लिया था। और हमने है वो बीएससी के साथ में जो है आरएस की कोचिंग की थी। लेकिन गलती यही की थी कि सबसे पहले प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन किया था, फाउंडेशन या मेंस का बैच ज्वाइन नहीं किया था। और वही है, हमने जो मेरे साथ में कोई दोस्त वगैरह थे, हम 2 3 जनों ने मिल करके वो ज्वाइन किया था बैच। वो है वहाँ से एक बार कोचिंग की थी। फिर एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा सा जैसे ही 2016 की वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी के अंदर जो है हम, मेरे साथ वालों ने फॉर्म भरा था, लेकिन मेरी जो है एज का थोड़ा इश्यू था, उस वजह से 21 नहीं हुई थी उस समय, तो वो उस समय हम भर नहीं पाए थे। और उसके बाद में जो है लगा कि अब आरएस तो वापस उस समय लेट ही आती थी, 2 2 3 3 साल से आती थी। तो फिर ऐसा सोच रहे थे कि भाई जो है पास आउट हो गई, अब बीएड भी कर ली, और आरएस की वैकेंसी अब आनी नहीं है, तो वैसे तैयारी तो आरएस ही कर ही रहे थे लगातार। उसके बाद में कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे थे, फिर सोचा कि रीट की आने वाली है, तो थोड़े दिन कुछ दिन रीट की थी।
फिर रीट एग्ज़ाम दे दिया, चलो रीट क्लियर हो गया, फिर वापस वही कि आरएस की भर्ती आ रही थी, फिर वापस आरएस में लग गई, फिर वापस जो है वो आरएस की तैयारी की, फ्री हुआ, फिर मेंस दिया, फिर जो है उसमें नहीं हुआ। उसके साथ साथ में जो है अपन प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स वगैरह तो जो है ऑब्जेक्टिव चीज़ें तो पढ़ते ही रहते हैं, तो वो चीज़ें पढ़ी। और उसके बाद में जो है फिर जोधपुर छोड़ के हम जो है 2019-20 के अंदर सूरतगढ़ चले गए थे, वहाँ से जो है वो मेंस दिया था भाटिया आश्रम से। और फिर वहाँ पर सूरतगढ़ में जो हमने 1-1.5 साल अच्छे से, मतलब 12-13 14-14 घंटे जो है दबा के अच्छे से तैयारी की थी आरएस की, और पटवारी जैसे आप कंबाइंड मानो वैसे कंबाइंड तैयारी की थी। और उसके बाद में हमारा आ गया कोरोना। और कोरोना के अंदर जब 2 साल, फर्स्ट कोरोना आया था तो फर्स्ट कोरोना के अंदर हम घर पे नहीं आए थे, हम वहीं थे। हालांकि सारे जो है आप अपने अपने घर पे चले गए थे, लेकिन हम कुछ ही लोग जो है जो वहाँ पर बचे थे, और हम घर पे आए नहीं थे बिल्कुल, दोनों कोरोना के अंदर बाहर ही रहे थे। और हमारा वहाँ का उस समय का हमारा रिकॉर्ड है कि हम जो है 11-12 महीने से घर पे आए थे, उससे पहले हम गाँव में भी नहीं गए थे। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड बनाया था हमने, लगभग 11-12 माह का एक रिकॉर्ड बनाया था कि 12 माह तक कंटिन्यू घर नहीं गए थे, चाहे होली आओ, दीपावली आओ, चाहे कोई भी त्यौहार आओ, चाहे किसी की भी शादी आओ, मामा के लड़के की भी शादी आई नहीं गए, खास दोस्तों की शादी आई नहीं गए, गांव में बहुत सारा जो है फंक्शन वगैरह कुछ भी हुआ कभी भी नहीं गए, 12 महीने गए नहीं थे। और दोनों कोरोना भी नहीं गए। ठीक है, दोनों कोरोना के जो दोनों साल है वो भी हम वहीं रहे, और उस दौरान भी हमने अच्छे से तैयारी की थी। उस दौरान फिर जो है बीच में खूब समय था, कोई वैकेंसी नहीं थी, तो हमने बीच में जो है हमारा सब्जेक्ट है वो भी तैयार किया, जैसे हिस्ट्री वगैरह वो भी तैयार किया। हमने जो रीट के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए हैं हमारे जो वो चीज़ें हैं वो भी पढ़ी थी। और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स था, और इधर आरएस की तैयारी कर रहे थे, पूरा जीके का पोर्शन था। उधर मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो जो है सिर्फ मैथमेटिक्स ही थी और कुछ था नहीं। 11वीं 12वीं की, बीएससी की सारी मैथमेटिक्स वापस पढ़नी थी। और इधर 5-6 साल हो गए मैथ्स को छोड़े हुए, सिर्फ जीके पे ही अटके हुए थे। फिर भी जो है हिम्मत करके पूरी मैथ्स है वो वापस पढ़ी थी, 11वीं की, 12वीं की, बीएससी की, सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी की थी हमने उस टाइम भी। और फिर कोरोना का फ़ायदा उठाया, अलग अलग जो मार्केट के अंदर जितनी भी पब्लिकेशन की उस समय मार्केट में, कोरोना के आसपास में 2019 से 21-22 के आसपास में जितनी भी मार्केट के अंदर राजस्थान जो जीके की किताबें थी, सारी किताबें हमने ला करके पढ़ी थी। एक भी ऐसी कोई बुक नहीं थी मार्केट के अंदर जो हमने पढ़ी नहीं थी, और जो हमने मतलब इसको टच नहीं किया, सारी हमने किताबें वहाँ पर पढ़ी थी। आश्रम के अंदर जो किताबें आ रही थी उनकी प्रूफ रीडिंग भी वो प्रिंट होने से पहले भी आती थी कि सर जो है उस समय तो सर क्या थे, स्टूडेंट्स ही थे, और भाटिया सर बोलते थे कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता था कि इनका जो है इस सब्जेक्ट में पकड़ है, ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि रैंक तो वहाँ पे भी जो है हमारी टॉप आने लग गई थी, टॉप पे आती थी तो टेस्टों के अंदर। तो जो वो बुक भी हम प्रूफ रीडिंग के लिए क्या है, बुक भी प्रूफ रीडिंग करते थे। और कुल मिला के बात है कि टेस्ट पेपर भी वगैरह भी बनाते थे वहाँ पर, जो है अच्छा खासा अनुभव टेस्ट पेपर बनाने का और टेस्ट लेने का या फिर टेस्ट देने का खूब वगैरह भी, वहाँ पर भी खूब टेस्ट दिए थे। तो आरएस का भी देते थे, टॉप करते, रीट का देते टॉप करते, पटवारी देते टॉप करते, कोई भी टेस्ट देते वहाँ पे भी टॉप करते थे। ऐसी स्थिति कोरोना के बाद में लगभग बन चुकी थी, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी थी। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस समय राजस्थान की अंदर ऐसा कोई पब्लिकेशन या ऐसी कोई बुक नहीं बची थी जो हमने पढ़ी नहीं थी। एनसीईआरटी के अंदर, आरबीएससी के अंदर पुरानी और न्यू आरबीएससी की जितनी भी राजस्थान जीके किताबें सब पढ़ी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें थी वो भी पढ़ी है, पेनोरमा भी पढ़ी, लक्ष्य भी पढ़ी, राय भी पढ़ी, सिकवाल भी पढ़ी। और उस समय तो ये नाथ पब्लिकेशन वगैरह बाद में आनी शुरू हुई थी, ये थी नहीं। फिर भी जितनी भी किताबें आती थी पहले से लेकर के मार्केट में, जितनी भी राजस्थान के अंदर कोचिंग संस्थानें चलती थी और जिनके नोट्स चलते थे, सब कुछ पढ़ा था। मतलब सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन वो तब पढ़ी थी जब शांति काल था, हमारे पास में कोई काम नहीं था और एग्जाम्स भी आसपास में थे नहीं। हम सूरतगढ़ बैठे थे, कोरोना था, बाहर भी जा नहीं सकते थे, तो अंदर बैठे बैठे क्या करें, जो है हमने सारी चीज़ें किताबें वगैरह पढ़ ली। इंडियन हिस्ट्री के लिए हमने जो फर्स्ट ग्रेड वाले जो आर्या वगैरह पढ़ते हैं वो आर्या वगैरह भी पढ़ी थी। किरण पब्लिकेशन वाली बेस्ट बुक है, हमने वो भी पढ़ी थी। तो मतलब कुल मिला के ज्योग्राफी के लिए भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था। तो वो एक क्या है, 2-3 साल का लंबा प्रोसेस था, 2-3 साल में आदमी कुछ भी पढ़ सकता है, इतना टाइम होता है। तो हमने तो जो है उस टाइम का फ़ायदा उठा करके वो चीज़ें पढ़ी थी। हालांकि जब अब कोई पूछता है, मैं सलाह देता हूँ, तो वो अभी क्या है, टाइम पीरियड के अनुसार है वो चीज़ें काम करती है कि आपके पास में 3-4 महीने चीज़ें हैं तो आपको कितना पढ़ना सफिशिएंट है और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि उस समय मतलब ये ऐसा था
कि कोई भी स्टूडेंट या कुछ भी पूछता है ना कि सर जो है ये बुक हमें पढ़नी है, ये इस बुक के बारे में क्या करें, ये पढ़े कि वो पढ़ें, तो मैं प्रत्येक बुक का है वो हम रिव्यू दे सकता था कि इस बुक में इस पेज में ये गलतियाँ हैं, इस बुक में इस पेज में ये गलतियाँ हैं, इस पेज में इस बुक के इस पेज में ये नीचे से तीसरी लाइन पे ये लाइनें लिखी हुई थी। इस तरीके से जो सारी चीज़ें वो याद थी। राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान के जो है जीके के संबंध में इक्वली ये याद थी। अब जैसे कुछ बात है कर लेते हैं कि जो है वो तो थी तैयारी की। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था भाई, साइंस बैकग्राउंड से था, ठीक है। और उसके बाद में एजुकेशन के अंदर भी जो है अच्छी खासी पढ़ाई की थी बीएससी के अंदर भी, और लगातार जो है आपके जुड़े रहे। और मैथ्स का स्टूडेंट होने का फ़ायदा ये होता है कि उसका जो है माइंड थोड़ा मैथ्स की वजह से थोड़ा चलने उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और वो क्या है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह वो जल्दी जो है याद कर लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का यदि हमें अनुभव देखें तो देखो भाई, अनुभव तो ऐसा है कि एक भी फॉर्म छोड़ा नहीं होगा जो भरा नहीं है, ठीक है। सही बताऊं, सारे फॉर्म भरे थे, एसएससी से लेकर, रेलवे से लेकर के, एयरफोर्स से लेकर के, और जितने भी है एसएससी एमटीएस तक का भी फॉर्म भरा था। पहले पहले नहीं भरा था, ठीक है, 1-2 साल जोश था कि भाई आरएससी बनेंगे, सभी नहीं भरते हैं, और हमने भी नहीं भरा था। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे शुरू किया कि यार फॉर्म तो भरे भाई, सिलेक्शन तो होगा कि नहीं होगा देखे तो सही। फिर जो है सारे फार्म शुरू किए भरना, एसएससी से दिया, एसएससी सीजीएल्स दिया, सीजीएल मेंस दिया, फिर सीएचएसएल दिया, एसएससी एमटीएस भी दिया। और वो डाक विभाग के बहुत सारे एग्जाम आते थे, आईबी के बहुत सारे एग्जाम आते थे, अदर स्टेट के भी बहुत सारे एग्जाम्स आते थे, रेलवे के आते थे, वन लाइनर स्कोप दिए, यूपीपीसीएस दिया, एमपीपीसीएस का दिया, सिविल सर्विसेज सारे एग्जाम दिए, ठीक है। एक आईएएस का आज तक एग्जाम नहीं दिया है, एक ना तो कभी फॉर्म भरा था यूपीएससी का, और ना ही आज तक एग्जाम दिया है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट्स के भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए हैं, हरियाणा पटवारी तक का एग्जाम दे के आए थे हम, ठीक है। और जो है काफ़ी एग्जाम्स दिए थे हमने, और सेंट्रल एग्जाम के लगभग मैंने 100-150 एग्जाम्स दे दिए होंगे, छोटे मोटे मिला करके। हर एक सिटी में एग्जाम देने जाते थे उस समय, तो ठीक है भाई, घूमने के बहाने भी 2 दिन जाते थे, चलो घूम के आ जाएंगे एग्जाम दे। पहले ऐसे भी सोचते थे, चले जाते थे, दे आते थे, टाइम था, घर वालों ने भी है वो इतना प्रेशर शुरू शुरू में था नहीं, छूट दे रखी थी कि, और तो 2-4 साल ऐसे निकल गए, पढ़ाई कम करते थे, और आप लोगों की तरह जैसे टाइम पास करते थे, फ़ोन से भी करते थे। और हालांकि पढ़ाई भी पहले तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ में क्या होता है कि ऐसे ही करते हैं पढ़ाई, और अब तो क्या है काफ़ी ऐसा मतलब जागरूकता और ऐसे इंटेलिजेंस और लोगों के बारे में मतलब फ़ोन और आसपास में जो है इतने अब काफ़ी लग गए हैं, तो ये जानकारियाँ भी काफ़ी होने लग गई थी। और उस समय तो क्या है कि फ़ोन भी ज़्यादा लोगों के पास में थे नहीं, खास करके मिडिल क्लास के पास, फैमिली के अंदर। तो जो है हम तो बीएससी में कॉलेज में घूमते थे, राजनीति के अंदर घूमते थे, कॉलेज में राजनीति करते थे, और फिर मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है लाइफ में, तो उसमें थे। हालांकि पढ़ाई भी करते थे 2-4 घंटे, लेकिन कंपैरिजन टू कम करते थे, या कम सीरियस थे। उसके बाद में जो है आरएस का 2-3 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद में जो है अपन सीरियस थे, फिर आरएस का 23 वाला भी दिया, ये भी दिया, कुल मिला के 4 आरएस मेंस दिए हैं, ठीक है, 4 बार मेंस दिए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का ये रहा कि सारी एग्जाम्स दिए हैं। फायदा कहाँ पर होता है इतने सारे एग्जाम्स देने का, अपना का जो कॉन्फिडेंस है, एग्जाम हॉल का डर है, वो निकल जाता है। यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है, आपको क्वेश्चन याद रहे कि नहीं रहे वो अलग बात है भाई, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एग्जाम हॉल का जो डर है वो निकल गया था। इतना एग्जाम दिया था, एग्जाम हॉल कुछ भी नहीं लगता था, ऐसे लगता था जैसे कहीं घर पे बैठ के टेस्ट देने आए हैं, बस वैसे जाते थे और वैसे टेस्ट दे के आते थे। वो तो जो है अपन खूब बात है। फिर जब 2019-20 के बाद में जब असली तैयारी तो अपन ने जब फिर शुरू की थी, तो उसमें 1-2 साल कोरोना के अंदर वो असली तैयारी की थी। उस समय मैं आपको बता सकता हूँ कि जो है हमारी पढ़ने की जो आपकी सिटिंग पावर थी, वो आप मान लो कि कम से कम 10 से 12 घंटे हम पढ़ते थे, और कभी कभार जब टेस्ट वगैरह होते थे तो 16 से 17 घंटे भी हम पढ़ते थे। और यह जो है एकदम सच्चाई है, कोई कहे कि इतना नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, देखो कंपटीशन इतना है, इतने लोग हैं, पोस्ट जिस हिसाब से आ रही है 800-900 वीडियो के अंदर, ये पटवारी के अंदर जिस पोस्ट हैं, इतने लोग राजस्थान के अंदर मिल जाएंगे जो इतने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सच्चाई है, और हम भी पढ़ते थे भाई 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16-17 घंटे तक भी हम पढ़ते थे, और हमने पढ़ाई की है।
और जिसके कारण क्या है, एक एक चीज़ हमने याद की है, एक एक चीज़ रटी है। हिंदी की बात करें तो नवीन हिंदी व्याकरण पुरानी वाली नई वाली भी पढ़ी है, मानस भी पढ़ी थी, राघव प्रकाश भी पढ़ी थी, और भी किताबें हैं वो भी पढ़ी है, सुखराम कालीराणा वाली भी पढ़ी थी, सुगम भी पढ़ी थी। क्योंकि कभी रीट का पेपर भी दिया था, 2-3 महीने उसकी तैयारी की, कभी ये दिया तो उसकी तैयारी की, कभी आरएस दिया प्री, फिर मेंस दिया, मेंस के अंदर 22 सब्जेक्ट होते थे वो भी पढ़ी थी। तो जो किताब है तो सारी कुछ सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, फिर जो है एमए भी 4-4 की थी, तो उसके लिए भी कभी इग्नू की किताबें पढ़ते हैं, कभी कोटा ओपन की, कभी आपके गंगा सिंह की सीरीज लाते थे, कभी एमडीएसयू की सीरीज लाते थे, वो भी पढ़ते ही थे भाई। 4-4 एमए की है, बीएड की है। तो जो है ये आपका ओवरऑल था। प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव ये है कि आपका एग्जाम हॉल का डर है वो आप में नहीं रहता है, और सबसे बड़ा जो ये है, आपकी जब भी आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन होगा उस समय आपके ये अनुभव काम आएगा एग्जाम हॉल में बैठने का। वहां पर आपका अगर डर नहीं रहेगा तो आप 2-4 प्रश्न सही कराओगे, और ये मेरे पटवारी के अंदर खूब काम आया था भाई अनुभव। बिल्कुल भी डर नहीं था, मैं जैसे घर पे बैठ के टेस्ट दे के आ रहा हूँ वैसे पेपर दे के आया था, बिल्कुल ही नर्वस नहीं था। मुझे पहले से पता था कि अपना सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, टारगेट एक ही था, आरएस और आरएस एक ही टारगेट था। लेकिन क्या है कि पहले फॉर्म भर नहीं पाए, और फिर धीरे धीरे टाइम निकला, और फिर जो है सोशली फैमिली रिश्तेदारों से प्रेशर आया, आस पड़ोस साथ वाले दोस्त वगैरह जब लगने शुरू हुए, जब लगे तब जो है प्रेशर आना क्रिएट हुआ। और जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो लगा यार काफ़ी साल हो गई भाई, अब तो ग्रेजुएशन हुए, पढ़ाई जो है दूसरा एग्ज़ाम भी दे लेते हैं। तो सारे एग्ज़ाम देने शुरू किए थे। पहले तो एक ही था कि आरएस ही है। ठीक है, तो फिर जो है सब कुछ देना शुरू किए। फिर जो है सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी जो है आपके सिलेबस वाली बात है। और सिलेबस ये था कि मैं सिलेबस जितने भी एग्जाम के आगे फॉर्म भरे हुए होते, 5-7 फॉर्म भरे हुए होते, तो 5-7 का सिलेबस है वो अपने लाइब्रेरी के अंदर या टेबल पे ही रखता था। एक जो है बैग में रखता था, रूम में रखता था, लाइब्रेरी में रखता था। सिलेबस डेली देखते थे भाई, सिलेबस है वो सुबह शाम दोपहर जब भी मन करता, एक टॉपिक कंप्लीट होता सिलेबस उठा के देखते, इसका ये कंप्लीट हो चुका है, इसका ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ऐसे टिक लगा देते थे। तो सिलेबस सबसे जरूरी था, सिलेबस अपन देखते थे भाई डेली। ठीक है, फिर हम उस पर वीक पार्ट पे भी काम करते थे। जब अच्छा पार्ट अच्छा खासा हो जाता था, टेस्ट सीरीज वो टेस्ट वगैरह देते थे, प्रत्येक 15 दिन में जो है आश्रम का टेस्ट होता था वो टेस्ट देते थे, और वो चीज़ हम देखते थे कि अपना वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पार्ट पे हम भी काम करते थे। अब मेरा काम करने का तरीका ये था, जैसे मैंने आपको करंट अफेयर्स की भी बुक दी थी, वैसे ही मेरा काम ये करने का था कि मैं किसी एक टॉपिक को पढ़ता था तो वो 3-4 किताबों से देखता था, इससे भी देखता था, इससे भी देखता था, 3-4 किताबें सामने रख के एक टॉपिक को देखता था, सबसे पढ़ के समझता था। फिर जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे निकाल के खुद के कुछ नोट्स बनाता था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखता था, और उन तीनों किताबों को निचोड़ कुछ पेज के अंदर लिख के उन तीनों को बंद करके रख देता था। फिर टारगेट ये था मन में कि अब उसी पेज को रटना है, अब उसी पेजों को रटना है, और खुद के मेहनत पे संतुष्ट था कि मैं इतना ही पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। फिर वो रट के मैं उस टॉपिक का पीवाईक्यू देखता, सभी हो जाते थे। तो खुद पे विश्वास था कि मैंने बिना पीवाईक्यू देख के ये टॉपिक तैयार किया, और सारे मेरे जो टॉपिक में से पीवाईक्यू आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस था। कुछ टॉपिक में पहले पीवाईक्यू देखते, फिर जो है अप्रोच सेट होती कि इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, इस तरीके से हमें उसको कंटेंट तैयार करना है, तो वैसे कंटेंट तैयार किया था। ये सब फ्री टाइम की बातें हैं, ठीक है, लेकिन हमने किया है तो जो है आपको बता रहे हैं भाई इतनी रैंक क्यों आई और टॉपर क्यों नहीं आई, वो भी बात करेंगे उसमें। बुक्स बता ही दिया मैंने, खूब पढ़ी है। ठीक है, नोट्स खूब पढ़े हैं, खूब बनाए हैं, आरएस में भी खूब पढ़े हैं, मेंस के अंदर भी खूब पढ़े हैं, खूब लिखे हैं, खूब टेस्ट पेपर्स दिए हैं आरएस का भी। रिवीजन से रिवीजन खूब किए हैं भाई। रिवीजन का तो ऐसा है, राजस्थान जीके के अंदर कुछ टॉपिक तो ये मान लो कि पिछले इतने सालों के अंदर 50 बार पढ़ लिया होगा, कुछ टॉपिक 10-11 बार पढ़ा होगा, लेकिन मिनिमम आप मानो कि 7 से 8 बार और 10 बार तक रिवीजन हुआ है। और एक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि मैं मानता हूं कि यदि आपका थोड़ा माइंड बहुत शार्प है तो आप 2-3 बार रिवीजन कर रहे हो तो भी सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप थोड़े से कम या फिर एवरेज या फिर मेरी तरह स्टूडेंट्स हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको जो है कम से कम 6 राउंड थ्योरी कम से कम 6 बार अपने सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए अच्छे से। और इससे अधिक करो आप 7 बार 8 बार 10 बार अगर रिवीजन कर लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 8-10 बार रिवीजन करो तो आप टॉप बन जाओगे। तो ये जो है आपकी स्ट्रेटेजी रहती है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए 6 महीने या साल भर पहले से तैयारी शुरू करते हो तो आपको पता है कि आप 2-3 महीने में सिलेबस कर लेगा, फिर तो आपके रिवीजन का महीना भी नहीं लगेगा और आप 5-7 बार आराम से इसका रिवीजन है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब आपके लिए एग्जाम में समय कम है, फिर भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट हमने हर 15 दिन में एक दिए हैं, खूब टेस्ट दिए भाई, पटवारी के भी खूब दिए, रीट के भी खूब दिए और आरएस के भी खूब दिए थे, टेस्ट वगैरह खूब दिए थे। इसमें कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि टेस्ट वगैरह बनाते भी हम ही थे,
हम भी खूब बनाते थे, देते भी खूब थे। ठीक है, तो वैसे पेपर का क्वेश्चन का जो है अप्रोच थी क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए, एक सोच थी वो आपके एक एग्जामिनर वाली सोच थी कि भाई इस तरीके से अपने को क्वेश्चन बनाना है। जब अपन सोल्व करते थे तो अपन ये सोचते थे कि यार इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा और यहाँ पर ये गलतियाँ की होगी, तो उस वजह से क्या है कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से सही होते थे। ठीक है, टेस्ट सीरीज और पेपर एनालिसिस तो करते ही थे, इससे से पता चलता था कि अपने कहाँ गलतियाँ हो रही है, किस पार्ट में अपनी कमजोरी है, कहाँ से अपने को सुधार करना है भाई। टाइम मैनेजमेंट तो ऐसा हो गया था कि हर पेपर में आधा घंटा बचता था भाई। ठीक है, मेरा एक ये प्लस पॉइंट था, मैं मानता हूँ कि शायद तक ये सभी के लिए भी अप्लाई करे तो लागू हो सकता है। मैं पेपर पे देते टाइम में ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं करता था, पढ़ाई खूब की थी। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कर ली, सिलेबस अच्छे से कर लिया, टेस्ट जैसे टेस्ट का शेड्यूल था वो भी अच्छे से कर लिया। ये सारी एक्सपेरिमेंट अपने मैंने टेस्ट में सब कुछ कर लिया था कि भाई जो है अपन जैसे टेस्ट देने जाते हैं तो मैं प्रश्न को अच्छे से पढ़ता, अंत में क्या लिखा हुआ है सत्य है असत्य नहीं है उसको अंडरलाइन करता, गोला करता, दिमाग में सेट कर लेता अपने को ये चीज़ याद करनी है, फिर ऑप्शन पढ़ता। जैसे देखता फर्स्ट टाइम माइंड में जो क्लिक आती, मैं ज़्यादा सोचता नहीं था, मैं उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाता, कभी नहीं सोचा, बस फर्स्ट टाइम जो क्लिक आया आगे बढ़ा। थोड़ा सा मैं वहां पर रुकता, मैंने ये चीज़ें पर्सनली फील किए, थोड़ा सा 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा या 1 मिनट भी उस पर टाइम क्वेश्चन पे स्पेंड किया, कन्फ्यूजन क्रिएट होता, भूलता, फिर वापस आंसर चेंज करता, गलत होता, फिक्स था मेरा, ये रोज का काम था, क्वेश्चन गलत होता ही होता था, मैं आगे से चला जाता। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन था कि मैं उसको छोड़ देता, या फिर कभी कभी आगे जाकर के फिर दिमाग में ऐसे उल्टे ख्याल आ जाते थे कि यार वो क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, वापस आते उसको वापस चेंज करते, फिर गलत हो जाता। तो फिर मेरे को लास्ट तक एग्जाम देते देते ये चीज़ें समझ आ गई कि भाई अपने को तो चेंज करना ही नहीं है, चेंज किया नहीं अपन गलत हुआ नहीं। तो एग्जाम में मैंने यही किया था भाई, जैसे ही बैठा पेपर देखा और वही अपना तो माइंड सेट क्लियर था कि अपना होना ही है, तैयारी अच्छे से कर रखी थी। अपने तो यही था कि क्वेश्चन पढ़ा, देखा कौन ऐसे ते पूछा है, डिसाइड किया ये है, बस आगे चला आगे चला, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा। मेन पेपर के अंदर आधा सा पौन घंटा बच गया था, 3 घंटे के अंदर आधा से पौन घंटे बचा करके मैं बैठ गया था। ठीक है, ओमआर आराम से भरी थी, हालांकि ओमआर के अंदर एक गोला भी गलत भर दिया था मैंने। ठीक है, बहुत बार क्या है इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता है, इंसान क्या करता है कि एक बार मन करता है वापस जाके उसको मैं वापस देखूं, एक बार मन करता है वापस, हमारे मेरे भी मन में आती थी, लेकिन मैंने खुद पे कंट्रोल कर रखा था कि अपने को वापस नहीं देखना, खुद पे विश्वास था कि जो हुआ वो सही होगा, अब देखा जाएगा, बस ये था कि बाद में देखा जाएगा। और जब बाहर आए तो सब सही था। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे हम। एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत ही सबसे मायने रखता है, आप कितनी भी टॉपर लेवल की तैयारी कर लो, यदि आप जो है एग्जाम हॉल में अगर आप प्रेशर ले लेते हो और एग्जाम हॉल में अगर आप सही से काम नहीं कर पाते हो तो आपकी कोई सारी तैयारी इस एग्जाम के लिए काम नहीं आने वाली है, ये एक सिर्फ अनुभव देके जाएगा भाई। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन करवाता है भाई, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए। तैयारी कम भी है, कॉन्फिडेंस होगा, 2-4% ज़्यादा सही होंगे और सिलेक्शन होगा। तैयारी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। मैंने पटवारी के बाद में वीडियो एग्जाम के टाइम पीरियड तक मान लो कि 4-5 महीने किताब तक नहीं खोली थी। ठीक है, फिर भी वीडियो के अंदर 395 रैंक आई, पढ़ा भी कुछ भी नहीं था, 4-5 महीने 5 महीने तक किताब भी नहीं खोली थी, इवन करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ही पेपर देख के आए थे। क्या था, कॉन्फिडेंस था, सिलेक्शन हुआ था और कॉन्फिडेंस अच्छा था, सीधा पेपर दे के आए, कुछ भी नहीं देखा, वही स्ट्रेटेजी थी, सिलेक्शन हुआ। कितने भी पेपर दिए एक ही स्ट्रेटेजी थी, सब में सिलेक्शन हुआ। कोरोना के बाद जितनी भी भर्तियां आई सब में सिलेक्शन हुआ, ऐसा कोई जो है एग्जाम नहीं था जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, पुलिस एसआई में भी हुआ, फिजिकल नहीं दिया, और एनटीपीसी रेलवे के अंदर सिलेक्शन हुआ, बेंगलोर जोन के अंदर स्टेशन मास्टर बेंगलोर मिला था, उसी समय पटवारी का इधर ज्वाइन हो गया था, इसलिए स्टेशन मास्टर ज्वाइन नहीं की थी। उसके अलावा हाईकोर्ट एलडीसी, आपके वन रक्षक, वन पाल, सिटी के अंदर 230 प्लस, 4 बार आरएस प्री दिया, और आरएस प्री की जब कट ऑफ 70 या 80 नंबर या 78-80 नंबर के आसपास में रहती थी तब मेरे स्कोर आता था 120, 122, 123। आरएस की पेपर की कट ऑफ से जो है आपके 40-40 नंबर भी ज़्यादा आते थे। कट ऑफ एक बार 84 रही थी, 122-23 नंबर आए थे, उसके बाद में एक बार फिर 80 के आसपास में रही थी, 120 के आसपास नंबर आए थे, कट ऑफ 100 रही थी, फिर 121 नंबर आई थी, और इस बार लास्ट बार जो है कट ऑफ आपकी कितनी, आपके 72 के आसपास में शायद तक रही, और इस बार भी 93 नंबर आए थे। तो जो है खूब कट ऑफ से 20-30 नंबर 40 नंबर ऐसे आरएस प्री के लिए
प्री के अंदर आते थे। यानी मानो कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर इसमें भी 30-40 एक्स्ट्रा थे। पटवारी की कट ऑफ आप देख लो कि 250 प्लस नंबर थे, तो 250 प्लस नंबर का मतलब है कि कट ऑफ से वही 30-40 नंबर ऊपर, तो हर एग्जाम में कट ऑफ से 30-40 नंबर तक ऊपर आते थे। और वही जो है एक स्ट्रेटेजी थी। सबसे बड़ा था कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इस बार वाला जो आरएस प्री दिया था, बिल्कुल करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी थी, ठीक है। लोग कहते हैं कि आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए कि आरएस के अंदर 50% आते हैं, ठीक है। मैं भी कहता हूँ और मैं भी कहता था, लेकिन इस बार नहीं खोली थी बुक्स, मैं वहाँ पे पढ़ाता था, ठीक है, कोचिंग के अंदर। और पढ़ाते पढ़ाते मैं देख के आया था और पेपर देख के आया था। देख के आकर के मिला तो आपके 97 98 था, लास्ट में नंबर आए तो 93 आए। यानी बिना आर्थिक समीक्षा और बिना करंट अफेयर के भी मैं देख के आया था। इतना टफ पेपर था, रिविजन किए हुए भी काफ़ी समय हो गई थी, चीज़ें याद भी नहीं थी, लेकिन क्या था, कॉन्फिडेंस था। बस क्या था, कॉन्फिडेंस ही था। और बस कॉन्फिडेंस में जो है सारा अपन ने टिक लगाई। अपना वही था भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन 150 के आसपास में अटेम्प्ट करना टारगेट था। दबा के अटेम्प्ट करो, फुल नंबर आएंगे। कॉन्फिडेंस होता है तो फुल नंबर आते हैं भाई, ठीक है। तो ये था। उसके बाद में आप देखो, पोस्ट भी जो है आपके डिफेंड करती है, लेकिन यदि आप टॉप लेवल की तैयारी होती है तो पोस्ट से आपका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपको तो टॉपर बनना है, ठीक है। कट ऑफ तो अपने का देखने का काम ही नहीं होता है। कट ऑफ से तो पहले से 30-40 नंबर ऊपर लाते हैं, सोचा ही नहीं। एग्जाम देने के बाद में काफ़ी बार जो है कट ऑफ की लाइन पर आ जाते हैं, तो लोग सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, डीवी में होगा कि नहीं होगा, फाइनल होगा कि नहीं होगा। बहुत ऐसे जो झंझट थे, अपन तो क्या है झंझट से ऊपर ही थे, पहले ही पता था इतने नंबर हैं कि सोचना ही नहीं है, होगा ही होगा, ठीक है। आंसर की तो मिला ही थी भाई, एक बार आंसर की तो आए तब मिला ही थी भाई। 200 आपके 51 प्लस थे, जब डीवी के लिए रिजल्ट आया था तब 251 के आसपास में नंबर थे, 251 पॉइंट कुछ थे, ठीक है। जब 2 गुना का रिजल्ट आया था डीवी का तब 251 नंबर थे, ठीक है। अब देखो 251 पॉइंट का कुछ का मतलब हो गया कि लगभग 126 क्वेश्चन काट कटा के बचना। 150 में से 126 क्वेश्चन है वो आपके क्या काट कटा के बचना था। तो ये देख लो भाई, 126 क्वेश्चन है वो बचा ही काट कटा के। अब देख लो किस हिसाब से बचे होंगे। हालांकि अटेम्प्ट है वो 150 किए थे, पूरे अटेम्प्ट किए थे भाई, ठीक है, छोड़ा कुछ भी नहीं था। रिजल्ट, डीवी और आपके रैंक, ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर पेपर देख के बाहर आए, तब शाम को मिलाया था, तब पता चल गया था कि आपके नंबर है वो अपने 250 के आसपास में नंबर आ ही रहे हैं, ठीक है। और फिर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करता है, जब पेपर दे के आता है तो सबसे पहले ये करते हैं कि अपने आसपास में साथ में तैयारी करने वाले दोस्तों को पूछते हैं भाई, अपने फ्रेंड सर्किल को पूछते हैं। मैंने भी यही किया, हम लोगों ने यही किया कि जितने भी हमारा 40-50 जनों का ग्रुप था, जितने भी थे और जो भी टॉपर थे हमारे, जैसे टॉप 10 में हम आते थे, लगभग मेरी तो रैंक टॉप 10 में आती थी भाई, पहले से दूसरी तीसरी चौथी, सबसे ज़्यादा चौथी रैंक की आती थी मेरी वहाँ पर। लेकिन ठीक है, फिर भी जो है 2-4 हज़ार देते थे, टॉप 10 में आती थी। बोले पढ़ो मत पढ़ो, ऐसा एक जो है सिस्टम सेट हो गया था, ठीक है, कि पढ़ो या मत पढ़ो, ऐसा एक लेवल बन चुका था। बस नींद से उठ के सीधा पेपर देख के आते, रैंक फिक्स थी कि टॉप 10 में तीसरी चौथी आनी। पढ़ो या फिर लास्ट में नहीं पढ़ते थे, एग्जाम से 4-5 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी थी हमने। पढ़ाई की नहीं थी, होती नहीं थी और की नहीं थी, ऐसे ही घूमते थे पूरे दिन, नींद ले लेते थे, उठ जाते थे, 1-2 घंटे 2-4 घंटे बैठ के पढ़ लेते थे, होती तो पढ़ लेते, नहीं तो नहीं पढ़ते। बस कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस ऐसे था कि टेस्ट वगैरह इतने दिए थे, वो भी मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। तो जो है रैंक हमेशा टॉप में आती थी, वो एक लेवल बन गया था। तो वो तो क्या है कि लंबे टाइम की तैयारी की बात है। उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में आगे देखो आप कि जो है नेगेटिव मार्किंग की बात करें हम, ठीक है भाई, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग से ये भी एक यहाँ पर भी एक क्या रीजनिंग है भाई, नेगेटिव मार्किंग का और एक पेपर अटेम्प्ट करना भी एक रीजनिंग है। और ये हमने एक लंबे प्रोसेस के बाद में सीखी है। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम दिए, मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे टेस्ट दिए और उनसे ये सारी चीज़ें सीखी, फिर खुद पे अप्लाई की, अलग अलग जो है आपके एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट से काफ़ी चीज़ें सीखी, खुद के लिए क्या ठीक है और क्या किन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीख करके, और इसको जो है हम जो है नेगेटिव मार्किंग को हमने यहाँ पर हमने जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद में देखो टेस्ट, ये तो एक रिवीजन से हो जाता है मोटा मोटा, जो है इसका कारण यही है कि रिवीजन अच्छा होता है तो नेगेटिव कम होती हैं। बाकी नॉर्मली तो सबके होती है भाई, हमारी भी होती थी। टेस्ट एज ए मेन एग्जाम, हमारा उद्देश्य क्या था कि हम टेस्ट को एज ए मेन एग्जाम मानते थे। यानी जो है टेस्ट देते थे कि शेड्यूल था हमारे पास में कि अगले जो है 7 दिन में या 15 दिन में हमारा टेस्ट है, तो हम है वो रात दिन, क्योंकि उस समय वैकेंसीज नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो क्या होती, वैकेंसीज नहीं थी। और
उस समय जो है शांति काल था। शांति काल के अंदर इंसान अब बैठा क्या करे, एग्जाम का अगर सोचे कि एग्जाम तो दूर है, एग्जाम का अगर सोच लें कि भाई एग्जाम तो दूर है, तो हम पढ़ नहीं पाते कि यार अभी एग्जाम में तो खूब दिन पड़े हैं, आज तो मजा कर लेते हैं, वैसे पढ़ नहीं पाते थे। तो हमारा टारगेट क्या बना लिया, हमने टारगेट बना लिया था टेस्ट सीरीज को, टेस्ट पेपर को टारगेट बना लिया था कि एग्जाम को छोड़ो, एग्जाम को भूल गए, एग्जाम को याद भी नहीं किया कि अपने एग्जाम है कि नहीं है। हमने टारगेट कर लिया कि हमारा 14 दिन के बाद में टेस्ट है, और हमारा टारगेट था कि टेस्ट में टॉप करना है, एग्जाम में टॉप करना टारगेट नहीं था। टारगेट एक सेट था, टेस्ट में टॉप करना है, 1000 1200 1500 जो भी देते थे उनसे आगे आना था, ये टारगेट था। और उसी को टारगेट रख के 12 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे। मोटिवेशन टेस्ट था, टेस्ट को एज ए मेन एग्जाम मानते थे हम। पढ़ाई की, टेस्ट हो गया कंप्लीट, फिर पढ़ाई की, फिर कंप्लीट, लगातार पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी 8-10 टेस्ट होते हैं एक सिलेबस के अंदर, सर ने जो है 6 राउंड थ्योरी करवाई थी भाटिया आश्रम ने, जो भाटिया सर ने, तो वो 6 राउंड थ्योरी जो है हमने इसी आधार पे की थी, लगातार टॉप किया था। टेस्ट को मान के एज ए मेन एग्जाम मान के टॉप किया था। फिर मेन एग्जाम देने गए तो एज ए टेस्ट ही लगा कि टेस्ट देने आए, और वही स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाई, और वहाँ पे भी जो है नंबर वैसे आए। हालांकि टेस्ट में नंबर कम आते थे, टेस्ट में नंबर है हमारे जो 220 230 तक आते थे, और वहाँ जो है 250 प्लस आए। तो टेस्ट से 20-30 नंबर हमेशा से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर हार्ड बनाते हैं, ठीक है। और तो जो है टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह ये तो सारी हो गई। उसके बाद में मोटिवेशन अपना क्या था, 2 मोटिवेशन अपने पास में हो गई। एक तो मोटिवेशन कौन सा था कि जो है इतना सब कुछ पड़ा हुआ था, सारे सब कुछ चीज़ें आ रही थी, आसपास में दोस्त वगैरह बैठते थे, तो जो है एक तो सभी पूछते थे, वैसे कॉन्फिडेंस था कि अपने को सारी चीज़ें, लगभग काफ़ी चीज़ें आ रही है, सारी तो किसी को नहीं आती, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। और टेस्ट जो है पेपर देते थे, टॉप करते थे। सबसे अच्छा तो मोटिवेशन था वो था कि 1000-1200 जने टेस्ट दे रहे हैं, फिर मैं रीट का टेस्ट देता था, वहाँ पर 3000 टेस्ट देते थे, वहाँ पे भी टॉप करते, पटवारी का देते वहाँ पे भी 1000-1500 2000 टेस्ट टॉप करते थे, आरएस में टॉप करते थे, सारी टेस्टों में टॉप करते थे। तो वो एक तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि यार लोग तो जो तैयारी कर ही नहीं रहे, तैयारी तो हम बड़ी अच्छी है, कुल मिला के बात ये है, तैयारी करने वाले तो यही है, इतने पढ़ रहे हैं भाई सभी, फिर भी अपने नंबर आ रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन था। दूसरा मोटिवेशन, सबसे अच्छा मोटिवेशन सिलेबस होता है। सिलेबस डेली देखते थे, टिक लगाते थे कि अच्छा ये सारे टॉपिक अपने हो चुके हैं। इसमें से ये था कि कुछ टॉपिक कमज़ोर थे, कुछ के अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, एक लॉन्ग टाइम था तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत सारी किताबों से पढ़ ली थी, सब कुछ पता था कि इनसे बाहर कुछ जाना नहीं है, तो सब कुछ आइडिया था, एक एक क्वेश्चन का आइडिया था कि जो है ये सारी चीज़ें यहाँ से होने वाली है। तो वो चीज़ हो गई थी। टेस्ट के अंदर ग्रोथ हुआ, टेस्ट के अंदर स्कोर किया, टेस्ट के अंदर रैंक बढ़ाने का प्रयास किया, टेस्ट के अंदर मार्क्स बढ़ाने का प्रयास किया, और ऑल ओवर ये चीज़ चली। फिर वैकेंसी आई, फिर वो जो है एग्ज़ाम के अंदर हुआ था, क्योंकि जब शांति काल होता है तब सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसान के लिए जो है आपके टेस्ट सीरीज ही होता है। वो आप छोटे छोटे टारगेट, हम 14 दिन के टारगेट लेके चलते थे कि कुल मिला के 14 दिन में हम ये अपना टारगेट पूरा करें, यहाँ टॉप करें, अगला फिर सोचेंगे, फिर 14 दिन का सोचेंगे। एक लंबा 6-7 महीने का या 1-1.5 साल का लंबा नहीं सोचा था हमने। अगर इतना लंबा सोचते तो हम जो है हम नहीं कर पाते, ठीक है। इतना लंबा सोचते तो क्या है, इंसान इतना लंबा मोटिवेट रहता नहीं है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ही कि जो है हम पेपर दे के आए, और अपनी रैंक आई थी वो आपके 179वीं रैंक आई थी। स्कोर आपके डीवी से पहले कितने थे भाई, 251 पॉइंट कुछ थे। फिर जब डीवी हुआ, और डीवी होने के बाद में क्या हुआ कि ऑब्जेक्शंस हुए, काफ़ी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन हुए। इस समय मेरे जो आपके राजस्थान जीके की बात करें तो जो 30 प्रश्न आते हैं, 30 में से मेरे जो है आपके 30 में से 30 सही थे। जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें मेरे राजस्थान जीके के अंदर कितने थे भाई, 30 में से आपके 30 सही थे, ठीक है। 100% एक्यूरेसी थी राजस्थान जीके के अंदर। और बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के आपके मैथ्स रीजनिंग की बात करें, 45 प्रश्न थे, उसमें से मेरे एक क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो चुका था, ठीक है। रॉन्ग भी क्यों हुआ था उसका भी मैं आपको बता दूं। एक औसत का प्रश्न था, और उनको जो है आपको औसत को जोड़ना था, ठीक है भाई। इनको जो औसत क्या है, जोड़ के भाग देना होता था इन संख्या का। तो मेरे क्या है, एक संख्या माइंड से जो मैंने गलत जोड़ दी, वो कुछ अभाज्य संख्या का ऐसा कुछ सिस्टम था, तो मैंने क्या है एक संख्या वहां पर एक गलत जोड़ दी थी। और जब मैंने जोड़ करके उनका भाग दिया, जो मेरे पास में 83 जो मेरा आंसर आया था, एक्चुअल में ऑप्शन 87, 83, 89 और 88 ऐसे कुछ थे। मेरे जो है 83 आया था आंसर कैलकुलेशन में, और 83 वहां पर क्या ऑप्शन में था। तो मैंने क्या दिमाग लगाया नहीं भाई, कैलकुलेशन अपने की, अपना आंसर आ गया तो मैंने क्या टिक लगा दिया। एक्चुअल में वो जो संख्या मेरे गलत जुड़ी थी, वो एक्चुअल में क्या, उसके कारण भी मेरा जो है आंसर सही आ गया। यदि वो संख्या अगर वो मेरा सही जोड़ता तो आंसर आता 89 आता, ठीक है। तो वो मेरे गलत जुड़ी जिसके कारण 83 आया, और मैंने सोचा ये सही है,
इस वजह से मेरा गलत हो गया। यदि और कुछ आता तो मैं दूसरी बार ट्राई करता, और वो मेरा तो आधा घंटा बच गया था, मैं तो आधा घंटा बैठा भी रहा था, तो मैं दूसरी बार ट्राई करता तो एक क्वेश्चन सही कर सकता था ये, लेकिन वो मेरा आंसर आ गया था, इस वजह से मैंने ट्राई भी नहीं किया था। तो एक प्रश्न गलत होने का मतलब हुआ कि 2.66 का लॉस हो गया। ठीक है, 251 तो बाद में आए, 2.66 का लॉस तो मेरे पहले हो चुका था, वो जुड़ते तो मेरे 253-54 हो जाते। ठीक है, और मेरे हिसाब से शायद तक और राजस्थान सेकंड रैंक के जो है 255 ऐसे कुछ नंबर थे शायद तक। ठीक है, ऑल राजस्थान सेकंड रैंक के कुछ 255 या ऐसे कुछ मान लो, टॉप 10 के मान लो यही रैंक थे। तो दो 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 ढाई नंबर का नुकसान यहाँ पर हो चुका था, 251 पॉइंट कुछ थे, और ढाई का लगभग 254 हो सकते थे। उसके बाद में देखो, एक मैंने क्या है गोला गलत भर दिया। ठीक है, खूब टाइम था मेरे पास में, आधा घंटा था, लेकिन फिर भी जो है मैंने एक गोला गलत भर दिया था, और फिर भरने के बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। और वो सबसे इजी प्रश्न था, और उस इजी प्रश्न का कोई बच्चा भी सही करता था, उस इजी प्रश्न का गोला गलत भर दिया, और गोला गलत भरने के बाद में दुख होता है। ठीक है, लेकिन जो है मुझे भी थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार चलो, हो सकता है कि ऐसे भी होते थे, लेकिन अपने तो खूब ज़्यादा नंबर आएंगे। तो जो है गोला गलत होने पे दुख होता है, लेकिन मैं ज़्यादा घबराया नहीं, मैंने इस चीज़ से, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर बाकी वाले जो मैंने धीरे धीरे आराम से अच्छे से भरे। तो एक यहाँ पर नुकसान हो गया 2.66 का, और 2.66 का नुकसान यहाँ पर हो गया। मैथ का भी गोला गलत भरा, और ये गोला एक मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन मैथ में मेरे जो है 45 में से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, तो 43 आपके क्या है मैथ्स में सही हुए। कुल मिला के यहाँ पर जो मेरे आपके 5-5.5 नंबर का नुकसान सीधा हो गया। नहीं तो मेरे जो है यहाँ पर 260 के आसपास में नंबर होते हैं, टॉप 10 आती रैंक। ठीक है, टॉप 10 नहीं आने के एक तो ये कारण था, पहली बात। फिर देखो क्या हुआ, ये तो आपकी डीवी से पहले की बात है। फिर डीवी हुआ, डीवी के बाद में ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में आंसर 4-5 क्वेश्चन के चेंज हो गए। क्या हो गए, 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर है वो चेंज हो गई। ठीक है, चेंज हुआ। राजस्थान जीके का एक प्रश्न का उत्तर चेंज हुआ। लास्ट में कितना बचा, 29 बचे भाई। ठीक है, ऑल ओवर चेंज होने के बाद में कितने बचे, 29 क्वेश्चन है अपने राजस्थान के बचे। राजस्थान का एक क्वेश्चन चेंज हो गया था, और वो आपको पता है टोडार जो टोंक वाला है वो चेंज हो गया था। सभी किताबों के अंदर सही था, लेकिन जिन्होंने ऑप्शन लगाया वो 9-10 की बुक में लगाया था, उसमें कुछ एक लैंग्वेज की गड़बड़ के कारण वो क्वेश्चन गड़बड़ था, और जिस वजह से फिर बोर्ड ने नहीं माना। कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी माना, कह दिया कि इसको चेंज करो, लेकिन बोर्ड ने कमेटी बनाई और आखिर में वो चेंज नहीं किया, तो नहीं किया, और वो 29 से हो गई भाई, 30 से। तो एक क्वेश्चन यहाँ का लॉस हो गया। 3-4 क्वेश्चन जो चेंज किए थे वो सभी जो लगभग लॉस में गए थे। ठीक है, वहां से अपने को नुकसान हुआ। तो और नंबर क्या है, 251 से भी अपने क्या है कम हो गए थे भाई नंबर। ठीक है, जिस वजह से रैंक है अपनी 179 है वो चली गई थी। ठीक है, तो ये क्या है कि रैंक टॉप आना, और एक टॉप 100 या टॉप 200 में आना, आप टॉप 100-200 में आ सकते हो मेहनत के बम पर, और टॉप करना थोड़ा बहुत किस्मत का रेसिपी है। मैं भी टॉप कर सकता था, 2% की यहाँ गलती हुई, 4 क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गए, फाइनल आंसर की में चेंज हो गए थे। ठीक है, तो जैसे पेपर देके बाहर आए, मिला नंबर आ रहे थे 250 प्लस आ रहे थे। आसपास के दोस्तों को पूछा, जो मेरे साथ में टॉप 10 में आते थे, उन 10 को पूछा कि भाई कितने कितने नंबर आ रहे। कोई 220 बता रहा है, कोई 230 बता रहा है, कोई 200 ही बता रहा, 240 के आसपास तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, टॉप 10 थे, एक और था मेरे साथ में, और उसके अच्छे आ रहे थे, 250 के आसपास में आ रहे थे वो, लेकिन वो फोर्थ शिफ्ट का था, और उसके लगभग 16 सहायता कम हो गई, तो वो 230 के आसपास में चला गया था। ठीक है, तो हालांकि सिलेक्शन उसका हो गया था। तो ये बात थी, टॉपरों के तो नंबर वहाँ पर दिख नहीं रहे थे। फिर मैंने आसपास में पता किया, पूरे आश्रम के अंदर भाई जब टॉपर थे तो सब जुड़े हुए थे, पता है क्या, सब जगह आसपास में दूर दूर तक सब जगह पूछ लिया था तैयारी करने वालों को, जयपुर, जोधपुर, सूरजगढ़, जितना भी कांटेक्ट था सबको पूछ लिया था। पता कर लिया कि जो है 250 तक का कोई मिल ही नहीं रहा, 1-2 जने मिल रहे थे। फिर जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, और उस समय मेरा सबसे बड़ा जो टेलीग्राम का ग्रुप था, और उस समय सभी जो है आपके जुड़े हुए थे, और वो अपने अपने नंबर बता रहे थे। वहाँ पर हम एक लिस्ट बना रहे थे कि किसके कितने नंबर आए थे, और वहाँ पर जो पहले या दूसरे नंबर पर मेरा नाम ही था। ठीक है, तो जो है पता था पहले से कि सिलेक्शन होना ही है। उसके बाद में जो है अपन डीवी रिजल्ट आया, डीवी वाला आया, फिर भी अपन ने नहीं तो कोई मिलाया। अपने को पता था नहीं, अपन ने कभी ऐसे वीडियो देखे कि कट ऑफ से जो नज़दीक है कब कितनी कट ऑफ रहेगी, ये जरूरत ही नहीं पड़ी भाई कट ऑफ देखने की। मुझे ये पता था कि भाई मुझे आसपास में 250 के आसपास में 4 लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपके 5000 सीटें कहाँ से भरेंगे, अपना नंबर तो आएगा ही आएगा उनमें। तो इस चक्कर में फिर मैंने तो कुछ भी देखा ही नहीं था। ठीक है, फिर हम भाई केदारनाथ घूमने गए थे, हालांकि केदारनाथ तो फाइनल सिलेक्शन के बाद में गए थे। तो ये बातें तो सारी यहाँ तक हो चुकी थी। अब देखो उसमें जी जैसे अपने कुछ बातें हैं कि मेरे जो टॉप 10 साथ वाले थे लड़के,
जो साथी थे वो क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाए भाई? 2-4 ही हुए थे, हम टॉप 10 में 5-6 नहीं हुए थे। सबसे बड़ा उनका रीज़न ये था कि उनके पास में क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस की कमी थी और थोड़ा सा उनमें डर भी था, और तीसरा था उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव नहीं था। हम हमेशा से कहते हैं कि भाई आप प्रतियोगी परीक्षा का चाहे छोटा हो बड़ा हो, फार्म भरो और एग्ज़ाम दो। सिलेक्शन नहीं हो कोई बात नहीं, तैयारी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, तैयारी दूसरे एग्जाम की कर रहे हो कोई बात नहीं, एग्जाम दे के आओ, एटलीस्ट एग्जाम हॉल का अनुभव होगा, पेपर का अनुभव होगा, सारी चीज़ें सीखेगी। ये क्या है, धीरे धीरे अंदर जो है आपकी चीज़ें बूस्ट होती है भाई, धीरे धीरे डर है वो दूर भागता है, एकदम से नहीं भागता है। तो वो एक अनुभव की उनमें कमी थी। काफ़ी साथी नए थे जो कोरोना के अंदर तैयारी की, और 2 साल कोरोना का समय होता था, और 2 साल में उन्होंने दबा के अच्छी सी तैयारी कर ली थी। उस समय एग्जाम कोई हुआ नहीं था। कोरोना के बाद में पहला एग्जाम शायद पटवारी एसआई का हुआ और पटवारी का हुआ, यही एग्जाम हुए थे और कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो जो नए साथी थे उन्होंने 2-3 साल दबा के तैयारी तो कर ली थी, माइंड भी अच्छा था, शार्प माइंड था, और नंबर भी टेस्टों के अंदर हमारे बराबर भी आते थे, टॉप 10 में आते थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि उनमें जो डर था और आपके क्या था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, और एग्ज़ाम हॉल का अनुभव नहीं था, क्योंकि पेपर नहीं दिए उन्होंने। दो कोरोना के बाद में पहला पेपर हुआ, और जैसे ये पेपर हुआ उन्होंने वहाँ पर घबराहट आई, पता नहीं क्या हुआ एग्जाम्स हॉल के अंदर, सारे क्वेश्चन गलत करके आए, ऐसे ऐसे प्रश्न गलत करके आए जो सोच नहीं सकते हो। सबसे इजी प्रश्न जितने थे ना सारे गलत किए, और हार्ड हार्ड प्रश्न सही किए थे। ये स्थिति हुई थी वहाँ पर, ठीक है। और वो जो है हमारे साथ में टॉपर थे, नहीं हुआ था। सबसे बड़ा रीज़न कॉन्फिडेंस की कमी थी, डर था, और एग्ज़ाम हॉल का अनुभव नहीं था। 3 चीज़ों के कारण जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और ये बात सत्य है, मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को फील किया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है पेपर, हर पेपर देना चाहिए, सिलेक्शन हो नहीं हो बात की बात है। तैयारी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, एक दिन जाकर के पेपर दे के आना है, ठीक है। अब तो पैसे भी फॉर्म के नहीं लग रहे। तो ये बात थी एक, तो आपको इस चीज़ को, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और रैंक कैसे प्राप्त की, क्यों नहीं आई टॉप 10 में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में वीडियो दिया था, वीडियो के अंदर 395 रैंक आई थी, 139 जैसे नंबर आए थे, वो भी कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर थे। और उस समय तो जो है 4-5 महीने पढ़ाई भी नहीं की थी, तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी जो है अच्छे नंबर आए थे। आरएस का 4 बार दिया था। तो आरएस का तो मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव वनडे जो एग्ज़ाम्स है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो मेरा जो है इतना बेहद अच्छा है। और क्योंकि उसकी रीजनिंग मेरे को जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई थी, किस तरीके से जो है पेपर अटैम्प्ट करना है, कितना कॉन्फिडेंस रखना है, क्या करना है। उसके बाद में ऐसा सीन हुआ कि कोई भी पेपर दे देते, पास हो जाते हैं, ठीक है। पहले मुझे भी इस चीज़ का नहीं लग रहा था, अभी वीडियो वाला मैंने जो है 4-5 महीने किताब नहीं खोली, फिर देख के आया था, फिर भी सिलेक्शन हुआ। आसपास वाले जो है मतलब साथी लोग, ग्रुप के लोग, वो ऐसे मतलब शॉक्ड थे, क्या तू 4 महीने से नहीं पढ़ रहा है, कैसे हो गया तेरा। तो मतलब वो था, एक कॉन्फिडेंस ही था, इसी वजह से होता। फिर आर एस प्री में अब जो है, अब मैं पढ़ा रहा था, टीचिंग करवा रहा था, पेपर दे के आया था। मेरे साथ वाला जो रेगुलर पढ़ाई कर रही थी, नहीं हुआ उनका। मैंने नहीं खोली करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा भी नहीं पढ़ी, फिर भी हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा मैटर करता है भाई, ठीक है। आप जब भी पेपर देने जाओ, अपने खुद पे विश्वास रखो, अपने सोर्स पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। एक चीज़ और है, एक चीज़ कॉन्फिडेंस कैसे आया था, ठीक है। अब तो चलो आप समय कम हो, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन जो है मैंने ये चीज़ की थी कि मैंने क्या है, आश्रम के तो टेस्ट दिए ही दिए थे भाई। और मैंने क्या है, एग्ज़ाम टाइम से पहले, जैसे आपके धुरीना, ठीक है, सुभाष चारण की उस समय धुरीना होती थी, ठीक है, अभी भी है धुरीना पाठशाला, उस समय की बात है। अब तो खूब सारी कोचिंग संस्थान हो गई, ठीक है। और ये आपके उत्कर्ष, और उस समय क्वालिटी एजुकेशन ने भी है वो टेस्ट लेना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और मैं जो है इन कोचिंगों ने, और इनके अलावा 1-2 और भी थी, ठीक है, जिनके टेस्ट उस समय चल रहे थे। आज तो खूब हो चुके हैं, आज तो जो है आप पार ही नहीं है, इतना हो चुका है। उस समय तो 2019 2021 के अंदर 22 के मतलब पटवारी से जस्ट पहले की बात है, तो उस समय इन्हीं के टेस्ट ज़्यादा चल रहे थे। अब इंसान क्या करता है कि हम भी जब तैयारी करते थे, हम यही सोचते थे कि भाई राजस्थान के अंदर इतना कंपटीशन है, 14 लाख फॉर्म थे उस समय तो, और आपके जो है 5,000 पोस्ट थी, 5500 आसपास में पोस्ट थी। तो हम भी यही सोच रहे थे कि भाई कितने जने हैं वो तैयारी कर रहे होंगे जो है पूरे राजस्थान के अंदर। तो फिर हमारा क्या था भाई, वहाँ तो हम टॉप कर ही रहे थे, फिर मैंने कहा यार देख लेते हैं। तो बीच बीच में जैसे कॉन्फिडेंस ऐसे भी बढ़ जाता था। कभी कभी ये क्या करते थे, ये एक टेस्ट करवाते थे सुभाष सारण सर, और टेस्ट करवाते थे और बोलते थे कि इस टेस्ट में जो टॉप करेगा उनको फ्री कोर्स मिलेगा। अपने को कोर्स तो चाहिए नहीं, होता नहीं था अपने को, तो जो है फिर जो कुछ साथी आते थे कि सर यार भैया यहाँ पे एक टेस्ट हो रहा है और आप हेल्प करो ना टेस्ट में मेरी,
मेरे को फ्री कोर्स चाहिए। उस समय क्या है, कोर्स अभी टेलीग्राम पर तो ये आजकल मिलने लगे हैं, आजकल तो सस्ते मिलने लगे थे। तो उस समय क्या कोर्स भी जो है काफ़ी डिमांडिंग होते थे, कोर्स भी नहीं मिलते थे लोगों को, इतना था नहीं ऑनलाइन वाला। तो जो है मैं क्या करता था, मैं इनके टेस्ट देता था, दूरिन्ना वाले, ठीक है, वो जो सरप्राइज वाले जो आपके स्कॉलरशिप वाले, मैं टेस्ट देता था। रैंक वही आती थी, फर्स्ट सेकंड टेस्ट देते थे, 30-30 40-40 हज़ार, ठीक है, रैंक आती थी टॉप 10 में, कोर्स मिलता था फ्री, मैं उसको फ्री कोर्स देता था। पाठशाला वाला मैंने फ्री कोर्स लिया हुआ है, धुरीना वाला मैंने 1-2 बार फ्री लिया हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने फ्री लिया हुआ है कोर्स। इसके अलावा जो है उत्कर्ष का कोर्स तो मैंने फ्री नहीं लिया था, लेकिन उत्कर्ष का ये मैंने दूसरों को दिए थे भाई, ले लेके टेस्ट दिए थे, उनके लिए टेस्ट दिए थे। तो मेरे को वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस ही तो बड़ा था कि भाई 30-40 हज़ार टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी अपनी रैंक अच्छी आ रही है, तो राजस्थान में तैयारी करने वाले है कहाँ, कहीं दिख ही नहीं रहे। फिर ये था भाई, ये था उत्कर्ष वाला। अब उत्कर्ष में क्या था, उस समय जो है पटवारी के टेस्ट देते थे कितने, 40 और 50 हज़ार, ठीक है, 40-50 हज़ार लोग टेस्ट देते थे जस्ट पटवारी से पहले, या जो एक टेस्ट सीरीज थी उनकी, ठीक है, वो इतने टेस्ट देते थे। एक किसी दोस्त के पास में खरीदी हुई थी, मैंने उसको कहा भाई दे दे, 1-2 दिन मैं टेस्ट दे के देख लेता हूँ, ठीक है भाई, मेरे को भी पता चल जाता है वहाँ पर जो है क्या दम है लोगों में। यहाँ पर तो मैंने सारे टेस्ट दे लिए थे, इनके भी पटवारी का दे लिया था, टॉप 10 में आते थे, इनके भी दे लिया था। मैंने कहा यार इनका भी एक आईडी दे दे, मैंने आईडी ली, और 2 टेस्ट मैंने यहाँ पे दिए थे। एक में शायद 40 हज़ार जने थे, फर्स्ट रैंक आई थी, ठीक है, कितनी आई थी, 40 हज़ार में से फर्स्ट रैंक आई थी भाई, ठीक है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, दोस्तों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा यार आ गई, फिर कहा एक और देते हैं, फिर दूसरा दिया, 17 रैंक आई थी भाई, ठीक है, 40 हज़ार में से। फिर एक और दिया था, और कुछ 100 के आसपास में ऐसी कुछ रैंक आई थी। मैंने कहा चलो यार ठीक है, रैंक तो अच्छी आ रही है, मतलब तैयारी करने वाला में तो कहीं पे इतना दम है नहीं, अपना सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात ही, अब बीच बीच में क्या होता था मैं आपको बताऊं, रियलिटी तो ये है, रियल घटना बताऊं, कि बीच बीच में ये होता था, अपने खूब आसपास में ऐसे दोस्त लोग होते थे, और उसमें ऐसी चर्चा भी चलती थी, आते थे, और वो ऐसे जो नेगेटिव प्रवृत्ति के दोस्त होते हैं, पता है, वो आते ही कुछ कहते थे एग्जाम से पहले, अब एग्जाम आगे होगा, आज डेट खिसकने वाली है, ये होने वाला है, वो नेगेटिव लोग तो होते ही हैं। अपने तो उससे क्या है, इग्नोर ही मारते थे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, सब उनसे हंस सुनते थे, हंसते थे, कहते थे कोई बात नहीं, आज भी इतनी तैयारी है, दूसरों की भी इतनी तैयारी है, कल को होगी तो दूसरे पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे, और अपना सिलेक्शन तो होना ही है। एक बात तो मैं उनको यही जवाब देता था कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, पोस्टपोन हो तो पोस्टपोन हो, कोई बात नहीं, वो पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरी एक नेगेटिविटी बड़ी बात ये थी, वो हमेशा आकर के ऐसे ही कहते थे कि पेपर तो आजकल लीक हो रहे हैं, पेपर तो आउट हो रहे हैं, सिलेक्शन वाले तो लग ही नहीं रहे। मैं उनको एक ही बात कहता था, मेरे तो ये बात दिमाग में सेट थी, मैं उनको एक ही बात कहता था कि ऐसा करना भाई, आप ले आना पेपर, मैं आपको आंसर की दे दूंगा, ठीक है, आप ये कोई भी टेस्ट सीरीज की भी आंसर की आप पढ़ के आ जाओ, मैं बिना पढ़ के आऊँगा आपको। अब आप यहाँ पढ़ के जाओ, 2 घंटे के बाद में आप जाकर के पेपर देना, आपको पूरे याद रह जाएंगे क्या, आप भी दे लेना, मैं भी दे के आऊँगा, मैं फिर भी आपसे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो इस तरीके के दोस्त थे, तो मैं उनको सीधा कहता था, मैंने कहा आप पढ़ के आ जाना पेपर, मैं बिना पढ़ के आऊँगा और आपसे ज़्यादा लेके आऊँगा। आपको मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे सेट है, मेरे को जो है याद रखने की और वो हड़बड़ाहट वाली, वो तो जो प्रेशर वाली कोई बात ही नहीं है, आप आधे से ज़्यादा वहाँ तक जाओगे तब तक भूल जाओगे भाई, ठीक है, अपने यहाँ पर सब सेट है। तो अपना इतना कॉन्फिडेंस था कि अपने को पता था कि जो है ये था कि आप 5,000 में से 3,000 पोस्टें भी बिक जाती है तो अपना सिलेक्शन होना है, मेरे तो मैं तो ये मानता था, और सारी बिक गई तो रद्द होना है पेपर। तो ये चीज़ें थी, हालांकि वर्तमान में चीज़ें काफ़ी उल्टी भी हो चुकी है, सारी बिकी भी है, बहुत सारी बिकी भी है, रद्द भी नहीं हुआ है, आजकल जो है सिस्टम चेंज भी हो गया, लेकिन उस समय तो हम ऐसे जवाब दे देते थे, और अगला वाला भी चुप हो जाता था, वापस बोलता भी नहीं था कि इसको अब इसको कुछ नहीं कहना है, ठीक है, वो ऐसे ही बोलते थे, और अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अपने को पता था कि हम हमारी तैयारी अच्छी है। तो ये जो इन सारी चीज़ों से क्या आता है, सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके जाते हैं। और जैसे ही मान लो कि कभी पेपर हार्ड आ गया, किसी भी एग्ज़ाम में मान लो कि पेपर हार्ड आ गया, पेपर देखा, देखते ही पता चल गया मुझे पेपर में से अगले स्टार्टिंग में 10 सवाल देके मुझे लगा यार मेरे को 10 में से तो 1-2 ही सवाल आ रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी सब कुछ मेरी तैयारी थी, वहाँ तो मैं टॉप करता था, मेरे को यहाँ प्रश्न क्यों नहीं आ रहे हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मुझे नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं आएंगे, इसका मतलब पेपर का लेवल हार्ड है, कोई बात नहीं है, किसी को भी नहीं आएंगे। और मैं आगे बढ़ता पेपर करता जाता, लास्ट में जब मैं 120 130 ही मान लो अटैम्प्ट कर पाता 150 में से, तो मैं ये सोचता, मैं यार मैंने 130 अटैम्प्ट किए हैं, तो मेरी जिस हिसाब से, मैं तो हमेशा टॉप रहता था, तो लगभग जो है बाकी की स्थिति भी ऐसी रही होगी, ठीक है, मैं ऐसा इस हिसाब से मानता था। और वो 130 से अटैम्प्ट कराता था, 150 करता ही नहीं था, और उसमें भी रैंक टॉप आती थी। तो एक्चुअली में क्या, सारी चीजें पता चल गई थी कि पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, अपना जो लेवल है तैयारी का वो अगर अच्छा है तो अच्छा है। पेपर इजी आते हैं तब मरते हैं, पेपर इजी आते हैं ना तब तैयारी वाले मर जाते हैं। क्यों? जैसे मान लो राजस्थान जीके का है, मैंने खूब पढ़ा, पेपर पीवाईक्यू पूछ लिया, 9-10 की किताब से पूछ ली, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए, मेरे 30 में से 30 सही हुए, एक गलत हुआ, 29 सही हो गया, मान लो 29 मेरे सही हुआ। अब जो दूसरे जिन्होंने जो है 2-4 महीने तैयारी की, कम टाइम में तैयारी की, उन्होंने क्या पीवाईक्यू रटे और उन्होंने 9-10 की बुक है जो लिमिटेड सोर्सेज है पढ़े, क्वेश्चन तो सारे रिपीट हुए, उनके भी हो रहे हैं 25-26, तो 25-26-27 क्वेश्चन तो हर किसी के हो रहे थे 29 में से, ठीक है, 30 में से। अब मैंने क्या किया, मैंने उससे 20 बार 10 बार एक्स्ट्रा पढ़ के, इतनी सारी किताबें पढ़ के 2 सवाल ही तो सही किए हैं, 2 सवाल ही तो ज्यादा सही किए थे, क्या किया, मुझे कहाँ जरूरत थी इतना कुछ पढ़ने का। तो जब क्वेश्चन इजी आ जाते हैं तब जो है तैयारी की और नहीं की बराबर हो जाता है, सिर्फ 1-2 सवाल का गैप रहता है, ज्यादा रहता ही नहीं है। जैसा राजस्थान जीके के अंदर मेरे साथ में हुआ था, वो तो ठीक है, बाकी पार्ट के अंदर भी अपनी जो है तैयारी काम आ गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जब इजी आ जाता है ना, तब ये तैयारी वाले ना सबसे ज्यादा ये मरते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर तैयारी की हुई और नहीं की हुई सब बराबर हो जाते हैं। तो वो तो सब किस्मत की बात है भाई, ठीक है। उस समय जब इजी पेपर आ जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है कि हम इजी सवाल को गलत नहीं करें, सिलेक्शन अपना वहीं रुक जाता है जब एक तो पेपर इजी आता है, दूसरे वाले अपने वैसे ही बराबर आ जाते हैं, ठीक है, 1-1 2-2% का फर्क रहता है, उसमें भी जब इजी प्रश्न हम और गलत कर देते हैं, और अपनी अगर अप्रोच हार्ड प्रश्न ज्यादा सही करने की होती है ना, तो जितने इजी प्रश्न आएंगे ना अपन उसको गलत करेंगे, और ये फिक्स होता है। आप 130 सही मान के वहां पे अटेम्प्ट करके आओगे ना, आप बाहर आओगे तो आपके 10 से 15 गलत होंगे ही होंगे, आपको वहां सही लगेंगे ये चीजें। और ये मेरे को खुद को पता था कि मैं अगर 130 अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे 10-15 गलत होते ही थे, मेरे 15-20 है जो गलत होते ही थे। मैं कितनी अटेम्प्ट कर लूँ, मैं 120 अटेम्प्ट करता तो भी मेरे 15-20 गलत होते, और मैं 150 अटेम्प्ट करता तो भी मेरे वो 15-20 ही गलत होते। मेरे खुद को पता था इस चीज़ का कि मेरे इतने गलत होने ही हैं, तो मैं रिस्क क्यों लूँ भाई, मैं कम और पहले ही कम करूँ, मैं तो सीधा ही बाहर हो जाऊँ, कम से कम अटेम्प्ट तो एक बार तो ज़्यादा करूँ। तो मेरा ये, मैंने तो पहले ही सोच लिया था, ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, मेरे को ये पता था कि ज़्यादा करना है, और ये हमेशा के लिए कारगर रही। हर एग्जाम के अंदर मैंने दबा के प्रश्न अटेम्प्ट किए, चाहे RS हो, चाहे छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक फुल प्रश्न अटेम्प्ट किए, ठीक है, नेगेटिव से मैं कभी डरा नहीं, मेरे को पता था कि 10-15 नॉर्मल होने हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, 120 में से 15 हो रहे हैं, 150 में से 15 हो रहे हैं, प्रॉफिट तो है ही है। तो प्रॉफिट तो हमेशा होता था मेरे को, तो मैंने इस तरीके की कैलकुलेशन कर रखी थी कि यदि अपने पॉइंटों में भी अगर अपने बचते हैं, ठीक है, मान लो कि मैं लास्ट में 20% छोड़ के आता, ठीक है, और मान लो कि मैं किसी एग्जाम में 20% नहीं छोड़ के पूरे अटेम्प्ट कर लेता, और मान लो कि मैं उसमें से 5 सही और 15 ही गलत करता, ठीक है, 5 सही और 15 गलत करता, तो भी क्या रहता, तो भी बैलेंस रहता, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं होता। और इतनी तैयारी करने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि 20 में से 5 तो अपन सही करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये होता कब, जब आप 5-6 बार सिलेबस कर लेते हो। तो यदि 20 में से 5 की जगह मान लो मैंने 6 सही कर दिए और 14 गलत कर दिए, कितना का फायदा हो गया भाई, 2.66 का तो वही है फायदा, ठीक है। अब 2.66 कंपटीशन में कितनी मायने रखती हैं आप ये देखो कि लोगों के डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन रुक जाता है, रीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन रुक जाता था, यहाँ तो 2.6 नंबर की बात है भाई, रैंक है जो आपके 100 से आपके 500 चली जाती है, सिलेक्शन से कट ऑफ के आसपास में यदि 2 नंबर का गैप होता है ना, तो हजारों लाखों यहाँ पर रहते हैं 2 नंबर के अंदर, ठीक है। तो 2 नंबर खूब मायने रखते हैं। मैंने तो एक पॉइंट की कैलकुलेशन की थी कि यदि मैं अंतिम 20 में से यदि 6 से 7 प्रश्न भी सही करता हूँ, 13 भी गलत करता हूँ, तो भी मेरे को कोई नुकसान नहीं है। दिखने में संख्या ज्यादा गलत दिखेंगे, दिखने में दिखेंगे कि यार इसने 20-22 गलत कर दिए, लेकिन ओवरऑल तो मैं जो है जितना मैं छोड़ रहा था, ओवरऑल तो मैं कुछ पॉइंटों के अंदर भी प्रॉफिट में हूँ, और वो तो मेरे को आगे लेके जा रहा है ना भाई। ओवरऑल तो मार्क्स जुड़ते हैं, नंबर जुड़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ी देखते हैं कि इसने कितने गलत किए हैं, उसमें तो ये देखते हैं ना कि भाई अपने नंबर कितने आ रहे हैं। तो 2.66 कम नहीं होते, यहाँ पे 5-7 नंबर का बढ़ जाता था मेरे, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो
क्वेश्चन हमेशा दबा के अटेम्प्ट करने चाहिए। और ये अपना सीन था, ठीक है। ये भी अपने टेस्ट सीरीज था, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी और जो है खूब चीज़ें पढ़ी हुई है। और मैंने जो आपके लिए करंट अफेयर की बुक भी तैयार की है, तो करंट अफेयर का भी अच्छा खासा अनुभव है, खूब की थी। करंट अफेयर का 2015 से शुरू किया था हमने, 2013-14 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और उस समय जो है जैसे ही आरएस की तैयारी शुरू की, करंट अफेयर्स तो शुरू किया ही था भाई। उस समय जो है वो विजन मैगजीन लाते थे मंथली, यो योजना आती थी, यूपीएससी वाले पढ़ते थे, दृष्टि वाली वो मंथली आती थी, मंथली क्रोनोलॉजी आती थी, जितनी मैगजीनें आती थी सारी पढ़ते थे, न्यूज़पेपर भी वगैरह पढ़ते थे। रिकॉर्ड है कि मेरे पास में आज भी पड़ी है 2014 से लेकर के आज 2023-24 तक के, मान लो पिछले 10 सालों की प्रत्येक महीने की क्रोनोलॉजी है मेरे पास में पड़ी है, इकट्ठी करके। इतनी सारी क्रोनोलॉजी है वो इकट्ठी करके पड़ी है, ठीक है। प्रत्येक महीने की क्रोनोलॉजी हमने पढ़ी थी। और एग्जाम हॉल के अंदर भी करंट अफेयर्स में हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, मूमल भी पढ़ी थी, मार्केट के अंदर जितने भी आ रही थी लगभग पढ़ी थी। लेकिन उस समय इतनी आती भी नहीं थी चीज़ें। मेन बात तो ये था कि इतना सोर्स नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे, ऑनलाइन भी इतना सिस्टम नहीं था। अब तो क्या है, आपको हर चीज़ जो है वो इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अब जो आप ये सोच रहे हो कि सर 30 रुपये में ये फोटोकॉपी वाले के लिए जो है मैंने उसका प्राइस रखा था 30 रुपये करंट अफेयर की बुक का, उसमें भी आप जो है ऐसे सोच रहे हो कि सर 30 रुपये रख दिए थे। हम 200 रुपये देते थे एक 40 50 पेज की निकालने के लिए, कंटेंट नहीं मिलता था। अब तो कंटेंट आपको ऐसे मिल रहा है, उस समय कंटेंट नहीं मिलता था, हम खुद ही बनाना पड़ता था कंटेंट। अब तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये सोचो कि इतने सालों का अनुभव को मैं जो है जो चीज़ बना रहा हूँ, तो मेरा अनुभव उसमें अपने आप आता है, ठीक है। मैं मेरे अनुभव को शामिल करके उस चीज़ों को आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लाइब्रेरियन के अंदर 120% में से मेरे 15% सीधे सीधे आए थे, ठीक है। तो वो अनुभव से ही प्रश्न आए हैं। मैंने करंट अफेयर्स की बुक बनाई है पटवारी के लिए, और आपके स्पेशली जो राजस्थान करंट अफेयर्स की बनाई है, ऐप के अंदर भी उपलब्ध है, और तो वो भी बनाई है। तो मैंने तो अनुभव से ही बनाई है। मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, हर एक बच्चे को मैं पर्सनली जो है बात करके उसको गाइड कर रहा हूँ। मेरे पास में समय का अभाव है, मैं 2-4 घंटे कम सोता हूँ, लेकिन मैं सबसे बात करता हूँ। जो भी मैसेज करता है कि सर मैं इसमें परेशान हूँ, मेरे जो है ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, किसकी तैयारी करूँ नहीं करूँ, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं उसको संतुष्ट करूँ बच्चे को, और मैं जो है उसको अच्छी जो सलाह दूँ, और अच्छे तरीके से वो मैंने जो गलतियां की है या जितना मैंने अनुभव लिया है, अब वो तो कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करें, सीधा अप्लाई करें भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैंने जैसे किया था, मैंने फिर मेरे अलावा आसपास के, जब आप जैसे टॉप करते हो टेस्ट में, आपका सिलेक्शन 2-4 में होता है, तो आपको पूछने वाले भी खूब होते हैं आसपास के। फिर मैं जो है खूब साथियों को सलाह दी थी, खूब साथियों को जो है मैंने बताया था सबको, और आज वो है, ठीक है, सिलेक्टेड है काफ़ी साथी और अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। तो उस चीज़ों का काम है, वो आज भी जो कहते हैं कि यार भैया आपने जो है काफ़ी हेल्प की थी उस समय, आपने जो काफ़ी मोटिवेट किया था, आपने काफ़ी चीज़ें बताई, आपकी चीज़ें बताई हुई काम आई थी, जिसकी वजह से जो है हम लगे हैं। तो फिर जो है मुझे ये भी मोटिवेशन आया कि यार मतलब कुल मिला के जो चीज़ें हमने सीखी है असल में जो है काम आ रही है, या फिर जितना साल हमने जो है इसमें सीखा है, जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो क्यों ना कि हम जो है कुछ साथियों को बताएं ताकि उनके भी काम आए। और इस मोटिवेशन से जो है मैंने आपके ये शुरू किया है, नाम भी जो है एग्जाम बंधु रखा, कि भाई आपका जो है छोटा या बड़ा भाई बन करके मुझे जितना जो कुछ आता है, या मैं जितना जो कुछ आपके लिए कर सकता हूँ बताऊँ, वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इस उद्देश्य से मैंने ये शुरू किया है, और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कुछ हद तक जो है वो सफल होने जा रहा हूँ, या फिर जो भी है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ साथी मेरे बताने से सफल हुए हैं, जिस वजह से क्या है मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। तो अब क्या है कि अभी भी मैं काफ़ी, जैसे मैंने लगभग 500 से अधिक स्टूडेंट से मैंने बात की है तैयारी से रिलेटेड, उनको जो है सलाह दी है, गाइडेंस दिया है। तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि यार मैंने जो है कुछ अच्छा काम किया है, उनको अच्छा बताया है, वो भी जो है अच्छा फील कर रहे हैं बात करके। तो इस चीज़ों से क्या कॉन्फिडेंस आता है, और जो है कुछ अच्छा करने का मन भी करता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम के लिए लेके आना है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई है। आपकी लाइफ में यहाँ पर जो है बहुत कुछ चीज़ें काम आने वाली है, बहुत कुछ आप जो है यहाँ से सीखने वाले हो भाई, ठीक है। धन्यवाद।